बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, डिजिटल हाउस ऑफ नॉलेज के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ प्रोफेसर अमजद मिनास। हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग को सीख रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक का आगाज करने जा रहे हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, इस टॉपिक में हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है। फिर हम बात करेंगे कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कब और क्यों बनाई जाती है। फिर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को भी देख लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले एक चैप्टर सीख लिया हुआ है, एक टॉपिक सीख लिया हुआ है जिसमें आपने कैश बुक बनाना सीखी थी। और आपने देखा था कि आप जब मैनुअल कैश बुक डिजाइन किया करते हैं, आपके पास 3 कॉलम कैश बुक मौजूद होती है, जिसमें कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम मौजूद हुआ करता है। और आपने ये भी देखा था जब आपने कैश बुक स्टडी की थी कि कोई भी बिजनेस का ओनर जो है वो जो भी लेन देन बैंक के साथ किया करता है वो उसका मैनुअल रिकॉर्ड भी अपने पास उस कैश बुक के अंदर मेंटेन किया करता है। सो बाय द एंड ऑफ द मंथ जब वो अपनी कैश बुक को बैलेंस करता है तो उसके पास जो इंफॉर्मेशन आया करती हैं उसमें सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये आया करती है उसके पास कि कैश इन हैंड कितना है बाय द एंड ऑफ द मंथ। दूसरी इंफॉर्मेशन जो उसके पास आया करती है वो कैश एट बैंक क्या है उसके पास, यानी उसका बैंक बैलेंस महीने की आखिरी तारीख को क्या है। फिर कैश बुक उसको ये इंफॉर्मेशन भी दे देती है कि आपने पूरे महीने में टोटल कितना डिस्काउंट अलाउ किया है। कैश बुक ये इतला भी दे देती है कि पूरे महीने के दौरान आपने कितना डिस्काउंट रिसीव किया है। ये वो इंफॉर्मेशन हैं जो आपको कैश बुक से हासिल होती हैं। ओके, अब जब महीने के आखिरी दिन कैश बुक को बैलेंस किया गया और बैलेंस फाइंड आउट हो गया, लेट्स अज्यूम 4,75,000, बट इफ ऑन द सेम डेट, ऑन द सेम डे, एट द सेम टाइम आप बैंक से बैंक स्टेटमेंट मंगवाते हैं तो वो इसके साथ इत्तेफाक नहीं कर रही होती। लेट्स अज्यूम कि बैंक स्टेटमेंट आपको बैलेंस शो कर रही है ₹2 लाख ऑनली, जबकि आपका अपना रिकॉर्ड बता रहा है कि 4,75,000 का बैलेंस है। सो जब ये डिस्क्रिपेंसी अराइज होती है कैश बुक के बैलेंस में और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में, तो उस वक्त जरूरत पड़ती है एक ऐसी स्टेटमेंट डिजाइन करने की जो इनमें पाई जाने वाली डिस्क्रिपेंसी को रिमूव कर दे। तो ऐसी स्टेटमेंट को हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। सो मैंने इख्तिसार के साथ आपको इंट्रोडक्शन दे दिया बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, और मैं वंस अगेन रिपीट करने लगा हूं इख्तिसार के साथ कि एवरीबॉडी नोज कि बैंक अकाउंट के बगैर किसी भी बिजनेसमैन का आज के दौर में गुजारा नहीं है। लिहाजा उसने बैंक के साथ जो भी लेन देन किया है उसने अपने पास मैनुअल रिकॉर्ड भी मेंटेन किया है, और उस मैनुअल रिकॉर्ड का नाम है उसकी अपनी कैश बुक। अब उसकी अपनी कैश बुक का बैंक कॉलम इतला दे रहा है कि ₹4,75,000 बैलेंस है एक स्पेसिफिक तारीख को, लेकिन अगर उसी स्पेसिफिक तारीख को बैंक स्टेटमेंट आती है और वो कुछ डिफरेंट बैलेंस शो करती है तो फिर जरूरत पड़ती है एक ऐसी स्टेटमेंट डिजाइन करने की जो इस इख्तलाफ को दूर कर दे। इस स्टेटमेंट का नाम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। अब हम जरा इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं कि व्हाई बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज डिजाइन्ड। व्हाई का जवाब तो यह है जी कि चूंकि आपको पता है, आपने कास्ट अकाउंटिंग साइकिल पढ़ ली है पहले, आप जानते हैं कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिजाइन करनी होती हैं बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड। तो आपको बैलेंस शीट बनानी है साहब। तो बैलेंस शीट के अंदर जब आपने अपने सारे एसेट्स को रिपोर्ट करना है तो उसमें कैश एट बैंक को भी रिपोर्ट करना है। अब अगर आपकी कैश बुक कोई और बैलेंस शो कर रही है, आपकी बैंक स्टेटमेंट कोई और बैलेंस शो कर रही है,
तो फिर इट इज अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर यू कि कौन सा बैलेंस सही है और कौन से बैलेंस को बैलेंस शीट के अंदर रिपोर्ट किया जाना चाहिए। लिहाजा जरूरत है इस अमर की कि एक ऐसी स्टेटमेंट डिजाइन की जाए जो आपको एग्जैक्ट और एक्यूरेट बैलेंस के बारे में इंफॉर्म करे। और व्हेन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज डिजाइंड, इसके लिए कोई रूल, कोई कानून, कोई कायदा मौजूद नहीं है जी। अब जब चाहें ये स्टेटमेंट डिजाइन कर सकते हैं। लेट्स से आपने अगर पीरियोडिकली यानी वीकली अपनी कैश बुक को बैलेंस करना है और वीकली बैंक स्टेटमेंट मंगवानी है तो आप वीकली भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। आपने फोर्टनाइटली कैश बुक को बैलेंस करना है और फोर्टनाइटली बैंक स्टेटमेंट मंगवानी है तो फोर्टनाइटली इसको आप जो बना सकते हैं। और अगर आपने मंथली ये काम करना है तो मंथली भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक चीज और भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि ये कौन बनाएगा। ओनर भी बना सकता है जी अगर कारोबार महदूद पैमाने पे काम कर रहा है तो, और कैशियर भी बना सकता है अगर आपने कैशियर अपॉइंट किया हुआ तो, अकाउंटेंट भी बना सकता है। और इसके लिए कोई स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स मौजूद नहीं है कि उसी के मुताबिक जो है ना बनाना है। बेसिकली दिस इज अ रफ स्टेटमेंट, ठीक है। और इसको डिजाइन करने के बाद ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है कि हम अपने सही बैलेंस पे पहुंचे कि हमारी एक्चुअल बैलेंस की पोजीशन क्या है। और अब हम जरा देख लेते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की अगर हमें 2-3 लाइनों में डेफिनेशन रिपोर्ट करना पड़ जाए तो आसान सा जुमला अपने अल्फाज में यूं लिख लेते हैं हम कि इट इज अ स्टेटमेंट that is designed by the cashier, accountant or by the owner of the business. It is designed to remove the discrepancies among the cash book and bank statement or passbook. Okay. अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये बात भी अर्ज कर दूं कि इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी किताबें बड़ी पुरानी हैं और हमारे आज भी पेपर जो कि पंजाब बोर्ड्स के, फेडरल बोर्ड के या पंजाब यूनिवर्सिटी के बन के आते हैं उसमें चूंकि वो एज इट इज क्वेश्चन किताबों से उठाते हैं तो फिर वही पुरानी टर्मिनोलॉजीज, जबकि अब बैंक कंप्यूटराइज हो चुके हैं और बहुत सारी चीजें जो ऑन ग्राउंड है चेंज हो चुकी हैं। लेकिन वो जो बुकिश नॉलेज है वो अनफॉर्चुनेटली इस किताबों को रिवाइज नहीं किया गया। जबकि आज के दौर में बाहर पासबुक का कोई वजूद नहीं होगा, बैंक स्टेटमेंट का ही वजूद होगा। मगर इसलिए साथ को मेंशन कर दिया गया कि ताकि अगर कोई किताब से उठा के क्वेश्चन दे दे तो स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। पासबुक उस वक्त होती थी जब बैंक मैनुअली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया करते थे। अब जब से बैंकों ने कंप्यूटराइज अपना अडॉप्ट कर लिया है प्रोसीजर और सिस्टम, तो अब बैंक स्टेटमेंट जनरेट की जाती हैं। अच्छा, अब जब हम इसको डिफाइन भी कर लिया और इसको देख लिया कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है, डेफिनेशन भी जो हो गई, तो फिर अब हम जरा देख लेते हैं कि जब हम ये स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी सिंपल कि अगर कोई दो अफराद हैं उनके दरमियान कोई इख्तलाफ हो गया है, आप जब तक उस इख्तलाफ की वजूहात को नहीं जानेंगे आप दो अफराद का इख्तलाफ भी दूर नहीं कर सकते। सो द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज हियर कि जब तक आपको बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक के माबैन पाए जाने वाले इख्तलाफ की वजूहात का इल्म ना हो तो आप इख्तलाफ रिमूव नहीं कर पाएंगे। इन्हें हम कहते होते हैं काजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। नंबर 1 is uncollected checks, number 2 is unpresented checks, number 3 dishonored checks, number 4 cash in transit, number 5 incomes directly collected and credited by the bank, next is expenses directly paid and debited by the bank, then errors committed in cash book and errors committed in passbook. Now my dear students, आज का लेक्चर हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम इन काजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट में से हर एक काज को अलॉन्ग विद एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे कि अनकलेक्टेड चेक्स क्या हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या हैं,
कैश इन ट्रांजिट किसे कहते हैं, डिसऑनर्ड चेक्स क्या होते हैं, इनकम डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक से क्या मुराद है, एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय बैंक से क्या मुराद है, और एरर्स क्या क्या होते हैं कैश बुक के अंदर और बैंक स्टेटमेंट के अंदर। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। आखिर में मैं ये बात अर्ज करना चाहूंगा कि आप जब भी मेरा लेक्चर ओपन करें, प्ले करें, तो आपके पास नोटबुक और बॉल पॉइंट का होना जरूरी है, ताकि आप इन नोट्स को नोट डाउन किया करें, चीजों को मेमोराइज किया करें, अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हासिल किया करें, ताकि अगला टॉपिक और अगला लेक्चर आपको अंडरस्टैंड करने में दुश्वारी ना हो। विश यू ऑल द बेस्ट। होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर। Thank you so much.